सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 12 फ्रिक्शन। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि फ्रिक्शन है क्या, कहाँ से आ गया ये फ्रिक्शन वर्ड। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का ही, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था आपने, फोर्स एंड प्रेशर। तो वहां पर आपने ये देखा था कि फोर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। और अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत एग्जाम्पल से बहुत सिंपल वे में फोर्स को एक्सप्लेन करा गया है। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जो फ्रिक्शन है ये आता है कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में, वहां पर आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, इसको फ्रिक्शन को डिटेल में कि होता क्या है फ्रिक्शन, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, क्या हम जैसे हमने फोर्स को अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है हमारे चारों तरफ हमने उससे रिलेट करा था, तो क्या वैसे ही हम फ्रिक्शन को भी रिलेट कर सकते हैं जो अपनी डेली लाइफ में हम चीजें देखते हैं उनसे। तो आज ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक तरह का ये एनिमी होता है मोशन का। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का एनिमी होता है, मतलब जिधर मोशन लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मोशन कर रही है बॉडी, सपोज करिए इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमेशा नेगेटिव फोर्स होता है और ये जो दूसरी बॉडी है उसके नेगेटिव साइड में लगता है, उसके अपोजिट साइड में लगता है। अब बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए, जैसे आपने टॉय कार देखी होगी। टॉय कार को जब आप इस तरह से पुश करते हो तो पुश करने पर क्या होता है कि वो थोड़ी देर मूव करती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ऐसी आपने स्विंग स्विंग झूले तो आप झूलते होगे। तो जब आपका फ्रेंड जो है वो पीछे से आपको पुश करता है, पुश देता है, तो आप थोड़ा सा स्विंग आपका करना शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या है कि आपका झूला रुक जाएगा। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है। इसके अलावा अगर आप देखो कि बोट है, ठीक है, बोट पानी में चल रही है, लेकिन ये तभी तक चलेगी, तभी तक फ्लोट करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। अगर आपने फोर्स हटा लिया तो क्या है, स्टिल हो जाएगी बोट, उसका मूवमेंट रुक जाएगा। या आप जैसे चल रहे हो, आप चलते चलते गिरते क्यों नहीं हो? आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो किस वजह से है? आपने कभी भी वेट फ्लोर पर आप चल रहे हो तो आपने देखा होगा, जब भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो वहां पर एक वार्निंग लगा रखी होती है, क्वेश्चन लगाया होता है कि वेट फ्लोर, वॉक केयरफुली। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप वेट फ्लोर पर चलोगे तो आप गिर जाओगे, तो बी केयरफुल। ऐसे ही कभी सडनली आपका पैर अगर बनाना पील पे पड़ जाता है तो क्या होता है? इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि बहुत कस के गिरोगे। तो ये सब डेली लाइफ की चीजें हैं जो हम इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को जब हम समझेंगे, तो ये सारी जितने भी हमारे वाय है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से हम डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स। नेगेटिव फोर्स होता है, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होता है, that opposes the motion of one body over the surface of the another body। अगर कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है जो उस बॉडी के मोशन को इफेक्ट करेगा।
ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन को इफेक्ट करेगा, उसके मोशन को स्लो डाउन करेगा। इट इज अ नेगेटिव फोर्स। आप यहाँ डायग्राम से समझिए। और ये जरूरी है इसके लिए कि दोनों बॉडीज जो है वो कांटेक्ट में होनी जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ये बॉडी रखी है, इसके ऊपर हमने एक पुशिंग फोर्स लगाया है, इस तरह से आप पुश कर रहे हैं इसको, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसमें मोशन होगा, ऑटोमेटिकली ये जो सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, और जितना हमने पुश लगाया था ये बॉडी थोड़ी देर आगे जाकर के स्टॉप हो जाएगी। अब ये बॉडी कब मूव करेगी? ये बॉडी तब मूव करेगी जब जो पुशिंग फोर्स है इट विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। जो फोर्स हम धक्का लगा रहे हैं और जो इसको अपोजिट डायरेक्शन से रोक रहा है, तो जब आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो वो मूव करेगी। तो इसके लिए जो पुशिंग फोर्स है वो ज्यादा होना जरूरी है फ्रिक्शन फोर्स से। देख, जो कांटेक्ट फोर्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में लगता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है एंड गैसेस में सबसे कम होगा। अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसको लग रहा है यहाँ सॉलिड पे, क्योंकि ये सॉलिड और ये भी सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, जो रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन इज अ रबिंग। तो जो रब यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग गया अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा जो, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, दूसरा जो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा गैस का, क्योंकि ये बॉडी कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है, ओपन एयर में है। तो जो एयर के पार्टिकल्स है उनसे भी तो रब कर रही है ये, जब उनको भी तो क्रॉस करके जा रही है, तो उनसे जो एयर पार्टिकल है उनसे भी तो रबिंग हो रही है इसकी बॉडी पर। तो वहां वो गैस भी एक इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस बॉडी के ऊपर टू टाइप के फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक तो सॉलिड का और एक गैस का। क्लियर हो गया? इस फ्रिक्शन फोर्स को तो आप विंटर में भी देखते हो, आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करते हो तो देखो आपको एक फोर्स फील होता है, ऐसे करो, या सिंपल वे में आप इस तरह से करो। देखो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इस तरह से मूव करी, आप करके देखिए, आपको एक प्रेशर फील हो रहा है जब आप इस तरह से कर रहे हो। अब आप अपोजिट कर लो, देखो इस तरह से करोगे तब भी आप एक अपोजिट फोर्स को फील कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा जो नेगेटिव फोर्स होता है, और ये फोर्स उस मोशन को कम कर देगा, उस मोशन को रिड्यूस कर देगा। आप देखो, आप साइकिल चलाते हो, सडनली आप कोई व्हीकल चला रहे हो और आपने जैसे ब्रेक लगाया उसकी स्पीड कम हो गई। आप साइकिल चला रहे हो, आप पैडल चलाना बंद कर दो, पैडल पर पैर रखना बंद कर दो, साइकिल आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? क्यों स्टॉप होगी? क्योंकि जो मोशन आपने दिया था, जो पहले आपने एक पुशिंग फोर्स उस पर लगा दिया था, वो पुशिंग फोर्स जब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज्यादा है तब तक तो आपकी बॉडी मूव कर रही है, या आपका व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, आपकी साइकिल मूव कर रही है। जैसे ही ये फोर्स, पुशिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा या कम होगा, वैसे ही बॉडी स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि ये क्या काम करता है? ये मोशन को रोकता है, मोशन को स्टॉप करता है। और अगर आप कंटिन्यूअसली पैडल चलाते रहते हो तो आपकी साइकिल इजीली मूव करती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बहुत सारी चीजें आज इस चैप्टर में सीखेंगे, बहुत नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नई इन द सेंस कि आपने वो अपने चारों तरफ बहुत फील करी हैं, डेली लाइफ में आप बहुत फील करते हो, बट आपको ये नहीं पता होता कि वो चीजें होती क्यों हैं। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी तभी लगेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है।
इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ हमने देख लिया ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इस साइड जाएगा। Force of friction is less over smooth surfaces as compared to rough surfaces। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा, जैसे अगर आपका पैर बनाना पील पर पड़ जाता है, या वेट फ्लोर है, या बहुत ही स्लिपरी फ्लोर है, तो वहां पर जो है आपके स्लिप करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप रोड पे चल रहे हो, बहुत इजीली चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप नहीं गिरोगे, लेकिन आप अगर मार्बल पर साइकिलिंग करना चाहोगे और मार्बल भी बहुत शाइनिंग है, बहुत स्मूथ सरफेस है, तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप स्लिप कर जाओ या आपका बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो जो स्मूथ सरफेस होती हैं वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। जो रफ सरफेसेस होती हैं जैसे रोड हो गई या अनइवन सी सरफेस होगी, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो वहां पर बॉडी में बैलेंसिंग ज्यादा हो जाएगी और गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं कि क्या कारण होता है फ्रिक्शन लगने का। अभी तक हमने समझ लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, तो वो सब वहां पे फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा होता है। और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती, क्या रिक्वायरमेंट होती है जब फ्रिक्शन फोर्स के लिए, कि मतलब क्या करेक्टरिस्टिक, कैसे आप डिफाइन करोगे कि फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लग रहा है नहीं लग रहा, कैसे आप पहचानोगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या कारण होते हैं, कॉजेस क्या है फ्रिक्शन के। सबसे पहला है सरफेसेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इररेगुलरिटी। आप अगर ये समझेंगे बिल्कुल स्मूथ है, अगर आप डस्टर देखोगे तो डस्टर की सरफेस आपको स्मूथ लग रही है, आपके घर की वॉल है बिल्कुल स्मूथ है, मेरा हैंड है आपको लग रहा है आपका भी हैंड होगा बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एवरी सरफेस, हर सरफेस में जो है वो इररेगुलरिटी होती है, अनइवन होती है। कितनी भी स्मूथ सरफेस आप देखोगे, अगर वो हमें बाहर से देखने में स्मूथ लग रही है तो इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कहीं कोई होल्स नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, कहीं ग्रूव्स या रिजेस नहीं है। हर सरफेस पर होते, किसी पर ज्यादा होते हैं, किसी पर कम होते हैं। जो बहुत स्मूथ सरफेस होती हैं वहां पर इररेगुलरिटी कम होती है। जो रफ सरफेस है वो तो आप देख ही सकते हो कि बहुत खुरदुरी सी होती है, बहुत रफ सी होती है, तो वहां पर इररेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो भी सरफेसेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी सरफेस होगी, अगर मैं ये कहती हूँ ये मार्कर है और ये एकदम स्मूथ है, आपको भी पता है, आप इसको फील करो, टच करोगे तो आप फील करोगे कि बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें बहुत सारी इररेगुलरिटी इसमें दिखेंगी। These irregularities get interlocked and oppose the motion of the object। अब देखो, अब फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है, वर्क कैसे करता है। जो ये इररेगुलरिटीज होती है, मैंने यहाँ दो सरफेस बनाई हैं, दोनों सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं तो इस सरफेस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी ऐसे इररेगुलरिटी है, और ये वाली जो सरफेस है इस पर भी इररेगुलरिटी है। तो ये क्या होगा कि आप पहले ध्यान से ये चीज देखो, मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया है, ये जो गड्ढा आ रहा है, ये गड्ढा जो आ रहा है देखो, ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये जो गड्ढा आएगा ना, ये जो गड्ढा आ रहा है, इस गड्ढे को हम कहते हैं ग्रूव, और ये जो उभार आ रहे हैं इनको हम कहते हैं रिजेस। ठीक है, ये जो गड्ढा आ रहा है इसको हम कहेंगे ग्रूव्स और इसको हम कहते हैं रिजेस। तो इसमें ये जो होते हैं ये आपस में इस तरह से फंस जाते हैं। देखो, एक का गड्ढा, यहाँ पर ये ग्रूव्स है और ये रिजेस हैं, ये जो फिंगर्स हैं ये रिजेस है। ये फिंगर्स क्या करेंगी, ये इन ग्रूव्स में ऐसे करके फिट हो जाएंगी। ठीक है, अब जब ये फिट हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पर लॉक लग गया। अब उस लॉक, जैसे ही लॉक लगेगा
तो अब ये बॉडी मूव नहीं कर सकती है। देखो अब मैं अपने हाथ को पूरा हिला रही हूँ, दोनों बॉडी एक संग ही चल रही है एक इधर उधर, बट ये बॉडी अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा था और ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तो ये क्या होगा, एकदम से इस तरह से लॉक हो जाएगा और अब ये मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक लॉक लग गया। अब इस लॉक के लगने की वजह से बॉडी यहाँ पर स्टॉप होगी। अब आप फिर से फोर्स लगाओगे। जब आपने ये फोर्स लगाया, ये लॉक हुआ, फोर्स आपने लगाया तो क्या होगा, ये इसको ऐसे ओवरलैप करके निकल जाएगा। तो जो पुशिंग फोर्स रहेगा या अप्लाइंग फोर्स रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तभी वो बॉडी आगे मूव करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रफ सरफेसेस, मोर इरेगुलरिटी मोर फ्रिक्शन। जितनी भी सरफेस रफ होगी वहां पर उतनी ही इरेगुलरिटी होगी और जितनी इरेगुलरिटी होगी उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना ही लेस इरेगुलरिटीज होंगी और लेस इरेगुलरिटी होने की वजह से लेस फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत इजीली हल्का सा फोर्स लगाने पर ये मूव कर जाएगा। तो इसीलिए जो स्मूथ सरफेस होती हैं वहां पर हमारा बैलेंस कम रहता है, क्योंकि वहां पर इस तरह से लॉक नहीं लग पाता है। ठीक है, और इस लॉक से ओवरकम करने के लिए जो अप्लाइंग फोर्स है उसका ज्यादा होना जरूरी होता है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन किस वजह से लगता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को बच्चों इफेक्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है हमारा ये लेक्चर और आपको अपना इंटरेस्ट इसी तरह बनाए रखना है। जब भी आप ये साइंस पढ़ रहे हो, अपनी जो इमेजिनेशन पावर है उसको आपको डेवलप करना है। कोई भी चीज मैं बोल रही हूँ वो आपको इमेजिन करनी है, तुरंत उसकी पिक्चर आनी चाहिए आपके ब्रेन में और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज ऐसे हो रही है तो वहां पर ये चीज अप्लाई हो रही है, या वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, या वहां पर कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है आपकी सराउंडिंग्स में है, तो अपनी विजुअलाइजेशन पावर को जो है वो आपको बढ़ाना है, तभी साइंस पढ़ने में मजा आता है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, कम करेंगे ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे नेचर ऑफ सरफेसेस की। अभी हमने बात करी नेचर ऑफ सरफेसेस की इतनी सारी, तो इससे हमको ये पता चल गया कि जितनी भी रफनेस होगी किसी भी सरफेस पर वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। आप देखो और एग्जांपल से समझो इसको। आपके जो स्लीपर होते हैं, जो आपके शूज होते हैं, कभी उनका सोल नीचे की साइड से देखना, जो अर्थ पे लगता है, जो जमीन को फ्लोर को टच करता है, उस साइड से देखना कितने सारे कट्स होते हैं, कितने सारे डिजाइन बने होते हैं। मिल गया ना आंसर आपको, क्योंकि उस सरफेस को, उस सोल को रफ बनाना होता है। जब रफ बनाएंगे तो वी कैन इजीली वॉक, वी कैन इजीली रन, तो हम गिरेंगे नहीं। लेकिन जब वो रफनेस कम होने लगती है, जब वो सरफेस पे लगते लगते, देखो ये आगे हम पढ़ेंगे क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के, क्या एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पर इतना समझते हैं कि जब भी कोई दो चीज आपस में रब करेंगी तो वहां पर डैमेज भी होता है, क्योंकि वो घिसती हैं चीजें। तो जब आपके शूज घिसना शुरू कर देते हैं, उनमें वो जो डिप्रेशंस बने होते हैं, जो रिजेस एंड ग्रूव्स बने होते हैं, वो कम होने लगते हैं, सरफेस स्मूथ ज्यादा होने लगती है, तो क्या आप स्लिप करना शुरू कर देते हो और फिर आप क्या करते हो, अपने स्लीपर्स या शूज को जो है चेंज करते हो। होता है ना ऐसा। तो अब आपको समझ में आया। आप देखो जितने भी व्हीकल के टायर्स होंगे, आप देखो सब पे डिजाइनिंग होती है, तो वो ऐसी ही नहीं होती है, उसके पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे साइंस है। तो वो उसकी रफनेस को बढ़ाने के लिए होती है, क्योंकि जितनी रफनेस होगी उतना ही वो उस ऑब्जेक्ट का बैलेंस बनेगा जब भी वो मूव करेगा। तो पहला नेचर ऑफ द सरफेसेस, मोर इज द रफनेस मोर इज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट आ जाता है वेट, या हम इसको वेट को प्रेशर भी कह सकते हैं, कि वैसे तो दोनों चीजें डिफरेंट है, वेट एंड प्रेशर डिफरेंट है, लेकिन हम उसको एक ही रेफरेंस में यहाँ पर समझ सकते हैं। मोर इज द वेट ऑफ द बॉडी मोर इज द फ्रिक्शन। जितना भी ज्यादा
वेट होगा किसी भी बॉडी का, कोई हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, ठीक है, एक ब्रिक है और एक स्टोन है, तो दोनों का वेट अलग है। अब अगर ब्रिक में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगी तो उसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, स्टोन रखूंगी तो उसका प्रेशर कम पड़ेगा, तो हम इस रेफरेंस में इसको समझ सकते हैं। तो जो भी बॉडी जिसका वेट ज्यादा है या जो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है दूसरी सरफेस के ऊपर, उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे आप देखो, जो टायर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, ठीक है, ट्रक्स क्या है, ट्रक्स का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने देखा होगा कि ट्रक्स के जो टायर है वो भी मोटे मोटे होते हैं, वो ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं। एक ट्रक चल रहा है रोड पर और एक साइकिल चल रही है, आप खुद सोचो किसमें बैलेंस ज्यादा है, कौन चीज ज्यादा बैलेंस वे में रोड पर मूव करेगी, किसके गिरने के चांसेस कम है? ऑब्वियसली ट्रक के, क्योंकि ट्रक को और साइकिल को अगर आप वेट वाइज कंपेयर करो या ये कंपेयर करो कि उनका रोड के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो ट्रक का प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ट्रक का वेट ज्यादा है, तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसमें बैलेंसिंग ज्यादा हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस मूव कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो जो बॉडी मूव कर रही है उसका सरफेस एरिया जितना भी इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, जैसे आप सपोज करो यहां पर ये कोई सरफेस है, ये बॉल जो है इसके ऊपर मूव कर रही है, तो यहां पर कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, यहां पर सिर्फ इतना एरिया जो है ये कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बॉडी जो है दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है, उसका सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। अगर ये सरफेस एरिया और जो कांटेक्ट में है वो ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे। देखो, गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आपने देखा हाई हील्स का बहुत शौक होता है, स्टेलिटोस जो है वो बहुत शौक से पहनती है, पर होता क्या है, क्या सब कोई अपने को बैलेंस कर पाता है? नहीं, क्योंकि जो हील है वो बहुत पॉइंटेड होती है, उसका हील का जो सरफेस एरिया हो गया, मैं किधर ड्रॉ करूं इसको, इधर, ओके, यहीं पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं मैं करूंगी, बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताऊंगी कि इस तरह से ये स्लीपर है, ठीक है, और ये जो है ये इसकी पॉइंटेड हील है, इस तरह से है। अब ये हील जो है ये फ्लोर पर टच कर रही है, अब ये बताइए कितना सरफेस एरिया हुआ, सिर्फ इतना सा। और अगर एक शू है, ये प्रॉपर शू है और ये फ्लोर है, कितना सरफेस एरिया हुआ, ये सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है, तो किसमें बैलेंसिंग ज्यादा होगी, किसमें फ्रिक्शन कम लगेगा? फ्रिक्शन यहाँ पर कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पर बहुत कम हो गया, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है वहां पर फ्रिक्शन कम हो गया, और जहां फ्रिक्शन कम हुआ वहां गिरे गए काम से। तो इसीलिए देखो हर चीज में साइंस है। अब आप बहुत सारी चीजें सोचना इस तरह के, और जब शूज आपने पहन रखे हैं तो आप स्मूथली चल रहे हो, कोई गिरने का डर नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है किसी दूसरी सरफेस के, जिस सरफेस के ऊपर आप वॉक कर रहे हो, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो बैलेंसिंग ज्यादा होगी। ऐसे ही आप ट्रक्स देखो, ट्रक्स का फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रक्स के टायर कितने मोटे मोटे होते हैं, कितने मोटे होते हैं, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है ना, तो उतने वेट को बियर करने के लिए उसके टायर भी मोटे लगाने, क्योंकि हमें वहां फ्रिक्शन बढ़ाना है। एक तो फ्रिक्शन बढ़ गया हैवी बॉडी के उससे, दूसरा फ्रिक्शन हमें और कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें बैलेंसिंग बढ़ानी है, उसके जो टायर्स है वो कितने मोटे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रोड पे कवर करेंगे और उनकी बैलेंसिंग रहेगी। आप देखो जितनी भी रेसिंग कार्स होती है कितने मोटे मोटे टायर्स होते हैं रेसिंग कार्स के, कार के भी टायर कितने मोटे होंगे जो रेसिंग कार होंगी, या रेसिंग बाइक्स होती हैं, आपने देखा होगा उनके टायर जो हैं, जो नॉर्मल बाइक्स या कार होंगी उनसे बहुत मोटे होते हैं,
क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो वो बहुत हाई स्पीड पे भी जाएंगे तो भी उनके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, उनकी बैलेंसिंग बढ़ जाएगी। तो बच्चों, ये आज हो गया पूरा डेफिनेशन, फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स से हमने समझ लिया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करती हैं। आज के चैप्टर में हमने इतना सीखा, बहुत सारे एग्जांपल्स से हमने रिलेट करा। आप इसको पढ़िए ध्यान से, और नए एग्जांपल्स आप सोचिए, और कितने एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं उनको आप सोचेंगे, और इसके बाद हम टाइप ऑफ फ्रिक्शंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप स्टडिंग एंड relate with other examples. Take care.